देख लीजिएगा सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। आवाज तो सही है। अच्छा लाइव हूँ। गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप? कहोगे मैम आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आप हो कहाँ? आप नजर ही नहीं आ रही हो हैं? ऐसा कुछ है? चलिए, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये क्या है? चलिए तो ठीक है। तो हम वाटरफॉल पे चल रहे थे, बिना बातें किए आगे चलते हैं। हाँ ठीक। सबसे पहले ना मैं इमेज दिखा देती हूँ कि कौन सी वाटरफॉल कहाँ पर है। फिर कहोगे मैम मैप नहीं दिखाया आपने। चलिए जल्दी से मैप देख लीजिए। नहीं, आज ना थोड़ा ना टेक्निकल इशू आ गया था। मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं फटाफट से। ये मैप दिख रहा है? अगर अदरवाइज ये मैप ना दिखे तो आप बिल्कुल भी जरा सा भी चिंतित नहीं होना। आपको पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ के द्वारा ये मैप बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे धुआंधार फॉल्स, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में जितने भी वाटरफॉल हैं वो ये हैं: धुआंधार फॉल्स, कपिल धारा फॉल्स, दूध धारा, ठीक है, चंचल फॉल, ये सारे याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ना ये जब आपके मैम जी जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो ये मैप आपको अच्छे से दिख जाएगा कि कूचिकल कहाँ पर है। कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका गोकक जलप्रपात, ठीक है, मीन मुट्टी जलप्रपात केरल में है, पायकारा फॉल जो है तमिलनाडु में है, होगे नक्कल फॉल तमिलनाडु में है, बरेही पानी फॉल्स आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ये आपको सब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आपके पास जब पीडीएफ आएगी तो बहुत अच्छे से याद करने हैं सबको। अच्छा, डिम्पल बाय आरुषि मैम, ये डिम्पल वाली आरुषि मैम, वही गलत कर रहे हो। डिम्पल बाय आरुषि मैम, डिम्पल बाय आरुषि मैम। चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अब मैं लिखवा दूं ना, बहुत अच्छे से याद करनी है चीजें। मैप आपको ना, एक मैप ये भी है, अगर वो ढंग से विजिबल नहीं है, देखो मैं 2-3 मैप लेकर आई हूँ ताकि आपको मैप बहुत अच्छे से याद नजर आ जाए। तो आप बोलेंगे मैम एक मैप आप ये भी लेकर आई हो? मैंने कहा जी मैं ये भी लेकर आई हूँ। यहाँ देखो, सहस्त्रधारा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, धुआंधार जलप्रपात, राजरप्पा, हुंडरू, जोरंडा, कपिलधारा, डुडुमा, येन्ना जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, मेक्काडातु जलप्रपात, जोग, दूध सागर, सूचीपारा, मीनमुट्टी, वजचल और शिव समुद्रम, होगेनक्कल, पायकारा। और ये एलिफेंटा, एलिफेंटा जलप्रपात ये है, ये भी आपका यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आगे आते हैं। तो अभी हम थोड़े से जलप्रपात आपके रह गए थे। मैंने आपको अरे अरे कुछ डिलीट हुआ क्या? वाह शाबाश, थंबनेल ही डिलीट कर दिया है। कोई नहीं, छोड़ो, अलग आके दे देंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करें अब सेशन। सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, मैंने आपसे पूछा कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो
आप बोलोगे शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात है। दूसरा, दूसरा जो आपको लिखना है, इंग्लिश में भी लिखिए मैम, इंग्लिश में भी लिखेंगे, डोंट वरी। अभी रुको, इधर देखो। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलप्रपात, सबसे बड़ा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जो ये जो है यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक इस पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। कुल ऊंचाई 38 फीट है। रिहंद नदी पर निर्मित है। रिहंद नदी पर निर्मित है। एक तो और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी है, उसी को ही कह रहा है ये। ठीक है, और एक है भारत का सबसे ऊंचा झरना। कोचिकल जलप्रपात है। वराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर ऊंचाई पर है। तीन आपको बातें याद रखनी है ये, बस। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से वाटरफॉल करवाए थे ना, और भी, वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी याद करने हैं, और इसके आगे की 3 वाटरफॉल आपको ये याद करने हैं, बाकी आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बोलेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है?
शिव समुद्रम जलप्रपात है। ओके, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलप्रपात गोविंद वल्लभ पंत सागर जलप्रपात है, गोविंद सागर झील भी है, ठीक है ना। और जो यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है, इसकी कुल ऊंचाई 38 फीट है। ओके, कितनी है इसकी कुल ऊंचाई? 38 फीट है, और रिहंद नदी पर निर्मित है ये वाली बात याद कर लीजिएगा। बाकी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसके बारे में बात की जाए तो ये कूचिकल जलप्रपात है, और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। झरना, वाटरफॉल, ये जलप्रपात सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद अभी और लिखो वाटरफॉल जो बहुत सारे हैं। मैंने कहा गौतम, देखो गौतम धारा जलप्रपात कहां पर है, चलो गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में स्थित है। रारू नदी पर झारखंड में, रारू नदी पर झारखंड में है, ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा आपको जो याद रखना है, दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी झारखंड में है। ये हो गया दसम जलप्रपात। साडनी जलप्रपात, साडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड में है। शंख नदी झारखंड में। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में, दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड में, सांडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड में है। येना जलप्रपात, येना जलप्रपात, येना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी, और कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट्स ना याद करने हैं। ये ना हो गया आपका वायकारा जलप्रपात, वायकारा जलप्रपात, वायकारा जो जलप्रपात है ये वायकारा नदी पर है और तमिलनाडु में है। वायकारा नदी पर तमिलनाडु में। पुनासा जलप्रपात, पुनासा वाटरफॉल चंबल नदी राजस्थान में है। चंबल नदी राजस्थान में, क्या बोलोगे? राजस्थान में। अभी आपने लिख लो, पुनासा हो गया। मधार जलप्रपात, मधार जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश में। चंबल नदी मध्य प्रदेश में। यहां तक लिखा आपने, तो ये आप लिख लीजिए। मैम देखिए, आपको मैं बताती हूँ, इसकी जो इंग्लिश पीडीएफ बाइलिंगुअल पीडीएफ है वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कूचिकल फॉल्स वराही नदी कर्नाटक, गौतम धारा जलप्रपात तो गौतम धारा फॉल्स रारू रिवर झारखंड में, दसम फॉल कांची रिवर झारखंड में है, और साडनी फॉल्स शंख रिवर झारखंड में, येना फॉल्स नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में, वायकारा फॉल्स ऑन द वायकारा रिवर इन तमिलनाडु, और आपकी नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात, पुनासा फॉल्स चंबल रिवर राजस्थान, मधार फॉल्स चंबल रिवर राजस्थान। बस इतने ही हैं आपके ये
बस फिर आपका देखो कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, यहाँ से कृषि वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो आपका नया टॉपिक भी पढ़ाएंगे साथ में आज। मधार जलप्रपात, दो तीन और लिख लो। मधार, लिंगशियांग जलप्रपात, लिंगशियांग जलप्रपात, ये आपका मेघालय स्टेट में है, मेघालय स्टेट में है, इन मेघालय। लिंगशियांग जलप्रपात, लिंगशियांग, सोचीपारा जलप्रपात केरल, सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात, बरेही जलप्रपात, बरेही जलप्रपात। बस इतने जलप्रपात है और आपके ये खत्म हो जाएगा। सोचीपारा जो जलप्रपात है केरल में, ये कर्नाटक में, और ये उड़ीसा में। ये बस जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे करवा दिए हैं, ये आपके हो गए हैं खत्म, ये आपके फिनिश हो गए हैं। मैम आप फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद ना क्वेश्चन मैं आपके पास संडे में 4-5 घंटे की मैराथन लूंगी किसी दिन, तो संडे में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, संडे टू संडे, राइट, संडे टू संडे। देखिए बरेही, बरेही बहरे कान वाला उड़ीसा में है, बरकाना जिसे कहते हैं बक कर्नाटक में, सोची सोचने वाला केरल में है, सोच रहा है ना वो, तो सोचीपारा जलप्रपात केरल में है, लिंगशियांग, लिंगशियांग जलप्रपात मेघालय में है, मधार, मधार चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। मैम हमारा भी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप बातें नहीं करो इतना, पुनास, पुनास नहीं होता, पुनासा जलप्रपात होता है, पुनासा जलप्रपात, पुनासा, नास जिसमें नास आ रहा है ना। वायकारा जलप्रपात वायकारा नदी पर तमिलनाडु में, येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, सांड, ये सांड वाला जिसमें सांड आ रहा है, सांडनी करके ना वो हो जाएगा शंख नदी पर। दसम जिसमें 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना, वो कांची नदी पर, जिसमें गौतम नाम का लड़का आ रहा है, जिसमें गौतम नाम का लड़का आ रहा है, वो रारू नदी पर है झारखंड में, वो रारू नदी पर है झारखंड में, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, मैंने आपको देखो पूरा देखो, गौतम नाम का लड़का रारू नदी झारखंड में, और 10 वाला कहाँ पर है, कांची नदी झारखंड में, और सांड वाला शंख नदी झारखंड में, येन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, वायकारा वायकारा नदी तमिलनाडु में, पुनासा, पुनासा चंबल नदी राजस्थान में, मधार चंबल नदी मध्य प्रदेश में। अब आपके आ गए हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अब आपका यहाँ डाल लीजिएगा, भारतीय कृषि, नया टॉपिक है भारतीय कृषि। इंडियन एग्रीकल्चर, चलिए रेडी, न्यू टॉपिक, प्लीज नया टॉपिक डाल लीजिए। भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित होती है, मॉनसून पर आधारित होती है, इसीलिए इसे भारतीय कृषि किस पर आधारित होते हैं, कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है, इसलिए इसे मॉनसून का जुआ, मॉनसून का जुआ भी कहते हैं।
ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को खरीफ रबी और जायद में बांटा गया है। और जायद में बांटा गया है। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले इसकी यहाँ पे बाइलिंगुअल पीडीएफ देख लेंगे हम सभी कि इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली बेस्ड ऑन मॉनसून सीजन, हैंस इट इज कॉल्ड मॉनसून गैम्बल। ठीक है, मॉनसून गैम्बल। On the basis of season, Indian agriculture is divided into 3 categories: खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना मैम। अब आपकी कितने क्लास में ज्योग्राफी इससे कंप्लीट हो जाएगी, इसका मैं आंसर आप सभी बच्चों के सामने दे देती हूँ। क्या है ये बात, आप कुछ चीजें आपको पीडीएफ से पढ़नी पड़ेगी, कुछ मैं लिखकर पढ़ाऊंगी। अगर आप दोनों में थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ लिखकर पीडीएफ में, कुछ लिखकर पढ़ेंगे, कुछ पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो तब आपका कोर्स 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने मुझसे कहा मैडम जी लिख लिख कर ही पढ़ाइए, लिख लिख कर ही पढ़ाइए, तो उन 10 दिनों का 25 दिन हो जाएंगे। फिर मेरे से मत कहना फिर मेरे से मत कहना कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली बता रही हूँ, इसलिए अगर दोनों मिक्स करके पढ़ोगे आपको 10 दिन में कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख लो, तो आप खुद अपना कर लो कि हाँ मैम हम दोनों से पढ़ लेंगे, आप पढ़ा दीजिए। ठीक है ना। फिर आप मेरे पे ही ब्लेम लगा देते हैं, मैं अपने पे ब्लेम नहीं सुनूंगी। चलिए यहाँ पे खरीफ, अब बात करते हैं खरीफ के विषय में। खरीफ, ठीक है, खरीफ को क्या बोलते हैं, खरीफ ही बोलते हैं, है ना। इसे बोया कब जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अब आपका टर्न है। चलो हाँ, अगर 10 डेज में शर्त यह है कि अगर आप दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, बाकायदा पीडीएफ विद मेरे हैंड रिटन नोट्स, तब 10 दिन में होगा। अदरवाइज आपका लिख कर ही पढ़ोगे तो मैं 25 दिन लगा दूंगी लिखने में। अब ये आप देख लीजिएगा आपको करना क्या है। बोई कब जाती है, बोया कब जाता है, ठीक है। शोन, बोया कब जाता है। काटा कब जाता है, हार्वेस्ट। और किस काल की फसलें हैं, किस पीरियड की फसलें हैं, ये बता दो। फिर इससे पूछा जाएगा किस मॉनसून से लाभ मिलता है, और इसकी क्रॉप्स बता दीजिए कौन कौन सी हैं। इसकी क्रॉप्स बता दीजिए कौन कौन सी हैं, यानी फसलें बता दीजिए कौन कौन सी हैं। राइट, अब आप देखते हैं। देखिए मैम बोया कब जाएगा, ख है। पता है मैंने कैसे याद कर रखा, ख से खरीफ। ध्यान से सुनो, ख से खरीफ, खा से खरीफ, तो खा से खजूर भी तो होता है, खजूर। तो हाँ मैम खजूर, देखो इधर आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैम आपने बताया खा से खरीफ, मैंने ये कह दिया आप यूं कर लो, ख से खजूर, खजूर खजूर कर लिया। जब भी खरीफ का नाम आए आप दिमाग में डाल लेना खजूर, तो इसका मतलब ये क्या रहा है, इसको ले लो अब। जू, जू सर की जू नहीं, कभी सर की जू ले लो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। तो जू से जून जुलाई में बोई जाएगी, बस सीधा ये आंसर लिख देना। खजूर से मैंने तो एक ये उपचार मुझे सबसे बढ़िया लगा, ये कर लेंगे। हाँ जून जुलाई में। काटा कब जाता है, अगस्त को छोड़ दीजिए, है ना। काटा कब जाएगा मैम, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। कहीं कहीं ना देखो आपका सितंबर अक्टूबर में मिलेगा, कहीं कहीं सितंबर अक्टूबर, और कहीं कहीं लिखेगा अक्टूबर नवंबर। तो जो आपके ऑप्शन में होगा ना, आप चुपचाप से उसको उड़ाया ना, बस जो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा किसमें क्या है, उसे उड़ा के आ जाओगे, है ना। खजूर करके याद कर लेना, खजूर। तो खा से खरीफ, खा से खजूर। आगे आते हैं
काल, किस काल की फसलें हैं? तो आप बोलोगे वर्षा काल की फसलें हैं, वर्षा काल की फसलें हैं, वर्षा काल की फसलें हैं। बढ़िया से याद करना। मॉनसून, किस मॉनसून से? दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी वर्षा से लाभ मिलता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी, मॉनसूनी वर्षा से लाभ मिलता है। मतलब कौन से मॉनसून से इसे फायदा होता है, तो आप याद रखेंगे। क्रॉप्स कौन कौन सी है? तो यहां पे लिखेंगे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, ज्वार, रागी, बाजरा, कपास, मक्का, अरे मक्का, मूंगफली, तिलहन। राइट, ये बढ़िया से याद करना है। मैम अगर दोनों ऑप्शन हुए, ऐसा कतई नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि कभी आ रहे हैं। खजूर, बस ख से खरीफ और ख से खजूर याद कर लेना। तो बोया, उसमें जो जू आ रहा है ना, जू, वो आप याद कर लेना। हो गया, ये आप एक लिख लीजिए पूरा बहुत बढ़िया करके। खरीफ को मैम बोया कब जाता है? जून जुलाई में। लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिए। हाँ यस मैम, हो गया है। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है। मैंने आपसे बोला कि देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है? ये रागी है, ये ज्वार है। ये रागी है, ये ज्वार है। ये आपको रागी बता दिया, ये ज्वार है। अब इसमें मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपसे बोला सभी से कि खरीफ की जो फसलें हैं, खजूर की ट्रिक याद कर लीजिए। उससे ये हो जाएगा कि देखो जून जुलाई में बोई जा रही है खजूर, तो ये जून आ गई, खजूर याद कर लेना। मैंने भी सच बता रही हूँ, इसी से याद करिए, ऐसे याद नहीं हो रही थी। जून जुलाई और अगस्त सितंबर, 2 महीने आप छोड़ दीजिए, एक तो अगस्त का और एक सितंबर का, कि मैम हम 2 महीने कट कर देंगे, 2 महीने छोड़ के अक्टूबर नवंबर में कट हो रही हैं।
अक्टूबर नवंबर में कट हो रही हैं। और किस काल की फसलें हैं? वर्षा काल की फसलें हैं। किस मॉनसून से लाभ मिलता है? तो आप बोलोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों को किस मॉनसून से लाभ मिलता है? अभी मैं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख रही थी, जीके जीएस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ मिलता है। कौन सी क्रॉप है? धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, कपास, मक्का, तिलहन। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है खरीफ हो गया, रबी की फसल। रबी की फसलें सेम, रबी की फसलों में भी यही करना है। रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स देखिए, रबी क्रॉप्स देखो। अब अभी आप सुनो एक बार तो ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये देखो रबी की फसलें। ठीक है, आपको मैंने बोला बोई कब जाती है, काटा कब जाता है, किस काल की फसलें हैं, किस मॉनसून से लाभ मिलता है, और कौन कौन सी जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो यहाँ पर बोई जा रही हैं। इनकी क्वेश्चन और दे दीजिए आंसर, बस आपसे 4-5 ही क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। मैंने बोला, हाँ मैंने आपसे बोला, देखो बोई कब जाएंगी? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। किस काल की फसलें हैं? आप बोलोगे मैम शीतकाल की फसलें। शीतकाल की फसलें हैं, शीतकाल की फसलें हैं। और किस मॉनसून से लाभ मिलता है? विंटर क्रॉप्स है मैम, विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स किस मॉनसून से लाभ मिलता है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से फसलें धान, गेहूं, जो चना, गेहूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गेहूं, जो चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई, मसूर। राई मसूर तो लिख दिया है ना, राई। और राई को ही आई थिंक सरसों बोलते हैं, सरसों, राई को ही सरसों बोलते हैं ना। बस ये आपके हो गए पूरे। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पश्चिमी विक्षोभ एक भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है, उत्तर भारत में वर्षा करता है। और पश्चिमी विक्षोभ से, जो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है, उत्तर भारत में वर्षा होती है, इसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। जब हम जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी आपको, राइट। तो ये आपके हो गए हैं रबी की फसल। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, काटी मार्च अप्रैल में जाती हैं। शीतकाल की फसलें हैं, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से इसको लाभ मिलता है। और गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई, ये याद कर लीजिएगा। तो अब मैं इसकी ना बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको दिखा देती हूँ, बाइलिंगुअल ही लिखनी है आप सबको भी। रबी की फसल शोन इन अक्टूबर नवंबर, हार्वेस्ट मार्च अप्रैल, सीजन विंटर क्रॉप्स। ठीक है, अलसी तो लिखा है कहीं, असली लिख दिया क्या मैंने?
सीजन विंटर क्रॉप्स है। ओके, मानसून, मानसून जो है रेनफॉल केस्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज हेल्पफुल। मतलब मानसून कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, तो रेनफॉल होती है केस्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज हेल्पफुल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। बताया ना मैंने अभी अभी मैंने देखो अभी बोलकर भी बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किस सागर से नमी ग्रहण करता है। ये मैं जलवायु वाले टॉपिक में करवाऊंगी, ये बात याद रख लीजिएगा, जलवायु वाले टॉपिक में है ना। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। और पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। आप इसमें 2 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी याद करेंगे तो मैं जलवायु वाला जो टॉपिक है उसमें करवा दूंगी। फसलें जो क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, लेंटिल्स, पोटैटोज, फ्लैक्सीड, मस्टर्ड, लेंटिल्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में भी, जो भी आप जैसे भी, ठीक है। तो बढ़िया से कि मैम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ए टेम्परेचर साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। क्रॉप्स कौन कौन सी है रबी की, वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, लेंटिल्स, पोटैटोज, फ्लैक्सीड, मस्टर्ड, लेंटिल्स। अब आती है, अब आपके आ गई जायद की फसलें। कहाँ गई जायद की फसलें, चलो ये आपने एक बार देख लेना। हाँ, शीतकाल की, किस काल की फसलें हैं, शीत, शीत याद रखना। और पश्चिमी, इसमें भी शैलजम आ रहा है, इसके मानसून में भी शैलजम आ रहा है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। शीतकाल की फसलें हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ में भी, तो ये आप याद कर लेंगे। धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा। मूंगफली तो आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। अब आते हैं, अब कौन से आते हैं, जायद। जायद क्रॉप्स, जायद के बारे में आपको याद रखना है। जायद क्रॉप्स रबी एवं खरीफ के बीच के जो काल होता है ना, बीच का पीरियड, रबी एवं खरीफ, रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोई जाती है, के मध्यवर्ती काल में बोई जाती है। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोई जाती है। मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। ग्रीष्म काल की फसलें हैं। फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं, खीरा, ककड़ी। फसलें कौन कौन सी हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व भिंडी। ये याद रखनी है बस, आपके 4 पॉइंट्स इसके याद रखने। जायद की फसल के मैम आप 10 दिन में कंप्लीट, हाँ हाँ वो करवा देंगे, लेकिन मैंने जो बोला वो बता करना है। मैम मक्का रबी फसल है जी, मक्का रबी की फसल कहाँ आ गई, कैसी बातें करते हो, इधर आओ। कहाँ थे जब आपको मैंने लिखवाया था, ये क्या लिखा हुआ है, मक्का। यहाँ देखो आप, मक्का लिखा हुआ है ना, इधर देखो सब, मक्का। मक्का किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। ये धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, तिलहन, ये आपकी खरीफ की फसल है। अब 1-2 बार पढ़ो तो सही।
तो अपने आप याद हो जाएंगे ककम्बर, राइट। चलो जायद की फसलों पे चलते हैं अब हम। जायद कहाँ गई जायद, ये रही। इट इज शोन इन द इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन रबी एंड खरीफ, ठीक है। शोन इन मार्च, इट इज हार्वेस्ट इन जून, समर क्रॉप्स है ये। और ककम्बर, घेरकिन, ककम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड एंड पंपकिन, ये जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं ये आपकी जायद क्रॉप्स हैं। बस चलिए आगे चलते हैं। रब्बा, अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो ये आपको बढ़िया से याद रखना है। सारी क्रॉप्स तो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको याद रखने हैं कौन कौन से, जैसे भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। नेक्स्ट डालो, भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम, है ना। निकनेम्स लिखने हैं आप सबको, निकनेम्स ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया। निकनेम्स ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए जैसे मैंने कहा क्रांति, क्योंकि क्रांति से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। जैसे हरित क्रांति, इसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। दो लैंग्वेज में लिखूंगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। यह आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। तो अब मैं ना, अब देखो हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ लिख दिया मैंने सिर्फ श्वेत। तो श्वेत किससे संबंधित है? आप लिख लो ओनली दुग्ध। श्वेत के आगे क्रांति अपना आप लगा लेना, दुग्ध के आगे उत्पादन अपना आप लगा लेना। श्वेत दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। ब्राउन क्रांति चमड़ा या कोको से, चमड़ा या कोको से संबंधित है। चमड़ा या कोको से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। अंडा या कुक्कुट सबके आगे अपना आप वो लगाते चलना क्रांति, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आप बोलोगे तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। ये बात याद कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। हरित, देखो हरित खाद्यान्न, श्वेत दुग्ध, नीली मत्स्य, ब्राउन चमड़ा या कोको से, और रजत अंडा या कुक्कुट से, पीली तिलहन से संबंधित है। मैम हाँ इधर आओ, पीली हो गया है। अब आती है आपकी कौन सी क्रांति? लाल। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल हो गई तो टमाटर या मांस से। टमाटर या मांस से। गुलाबी, झींगा प्याज और औषध। झींगा प्याज और औषध उत्पादन से। झींगा प्याज और औषध उत्पादन से। बादामी, मसाला उत्पादन से, ठीक है। बादामी। सुनहरी, सुनहरी फल या शहद से। फल या शहद से संबंधित है। इसके बाद गोल, आलू से संबंधित है। गोल आलू से संबंधित है। रजत, रजत
कपास से संबंधित है। रजत कपास से। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जैविक खेती को प्रोत्साहन और फसलों का और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने। जैविक खेती को प्रोत्साहन, जैविक खेती को प्रोत्साहन, जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने। फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादकता बढ़ाने से और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। ये आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लाल टमाटर से, गुलाबी झींगा या प्याज से, बादामी मसाला से, सुनहरी फल या शहद से, गोल आलू से, गोल गोल आलू से, योगी जाहिर सी बात है। और मैम रजत कपास से, सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा जो क्रांति है वो आपकी जूट उत्पादन से संबंधित है। वो आपकी जूट उत्पादन से संबंधित है, सुनहरा रेशा क्रांति। फिर मैंने कहा सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति, रजत रेशा हो गया, रजत रेशा क्रांति, रजत, हाँ रजत कपास से, रजत, एक मिनट, रजत रेशा क्रांति ऐसे लिख लो ना पूरा। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति आपको मैंने बताया केसर उत्पादन से, केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे स्लेटी या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। और एक और बचा इंद्रधनुष्य क्रांति। सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से, के उत्पादन में वृद्धि करने से। सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से, ठीक है। इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में। तो सुनहरा रेशा, जहां भी सुनहरा रेशा क्रांति लिखा हुआ जाए आपके उसमें, तो आप बोलोगे मैं, जी जी सही है।
जूट उत्पादन से, सेफ्रॉन क्रांति केसर से, ग्रे स्लेटी या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से, ब्राह्मणी क्रांति भिंडी उत्पादन से, इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इधर आओ, है ना। अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे सभी, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब देखो मैं कुछ ना आपको ये तो कर लिया था ना। हम्म अब देखो इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें आपको हाँ, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। जी जी, हरित क्रांति के जनक कौन है मैम, ये भी बता दीजिएगा। डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति जो शब्द है वो उन्होंने दिया था, और नॉर्मन बोरलॉग जी हैं वो हरित क्रांति के क्या थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है ना उन्हें शांति पुरस्कार दिया था, ये भी याद रखना, वो भी हरित क्रांति के निदेशक थे, ठीक है ना। हाँ, स्वर्ण क्रांति, आप इधर चलो, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा, आप ना ये भी घर से याद कर लेना कुछ पॉइंट्स ना जो मैं आपको घर से, और आप ना घर से भी लिख लोगे, इतना काम करोगे ना कोर्स फिर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये तो आप, ये आपकी वैसे भी वैसे याद करने की चीजें है ना, जैसे सेरी कल्चर, सेरी कल्चर में हम क्या करते हैं, किसको पालते हैं, आपसे ही पूछा जाएगा, तो ये अपनी कॉपी में अपने आप लिख लोगे ना, रेशम कीट पालन, है ना, सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन। दूसरा आपको जो लिखना है एपी कल्चर, एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन। विटी कल्चर में अंगूर उत्पादन होता है, विटी कल्चर, नाम सुनेंगे विटी कल्चर तो आप अंगूर उत्पादन लगाकर आ जाएंगे, ठीक ठीक है। और ठीक है, यहाँ देख लो, इधर आओ बहुत अच्छे से, कि फ्लोरी कल्चर, जैसे फ्लोरी है तो फा से फ्लोरी, फा से फूलों का उत्पादन, फा से फ्लोरी, फा से फूलों का उत्पादन। विटी कल्चर अंगूर उत्पादन, एपी कल्चर मधुमक्खी उत्पादन, और सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक। हाँ, ये आपको बढ़िया से याद करना है, और ये काम आपका घर का है। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, पोमी कल्चर में फलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन, पिसी कल्चर में मछली पालन। बस आज का सेशन। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मिट्टी रहित कृषि, ये आपका हो गया है आज का। ये काम आप घर से करके लाएंगे। ये वाली जो 3 स्लाइड है, एक हॉर्टिकल्चर वाली, एक एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, और यहाँ पे आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक है, और वर्मी कल्चर पॉमी कल्चर सब करा दिए। तो ये आपका घर का काम है, इतना आप घर के करके ले आओगे। तो अब बताओ सेशन कैसे लगा, यहाँ पे बताओ। ठीक, और कल मैं थोड़ा झूम कृषि के बारे में बता दूंगी कि झूम कृषि या ना स्थानांतरित कृषि क्या होता है, वो बता देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान बता देंगे, और फिर आपका कृषि का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपके ना यहाँ पे मेरी ये जो पीडीएफ है यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रिवोल्यूशन कोको प्रोडक्शन से है, सिल्वर रिवोल्यूशन एग पोल्ट्री प्रोडक्शन, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, रेड रिवोल्यूशन टमाटो मीट प्रोडक्शन, पिंक रिवोल्यूशन लोबस्टर प्रोडक्शन अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, बादामी रिवोल्यूशन स्पाइस प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन हनी प्रोडक्शन, गोल्ड
गोल्ड क्रांति, गोल्ड रिवोल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, कॉटन प्रोडक्शन और एवरग्रीन रिवोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फेयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ टू फार्मर्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग वैल्यूज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जूट से। सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, सेफ्रॉन प्रोडक्शन। ग्रे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, बैम्बो प्रोडक्शन। साइलेंट रिवोल्यूशन, कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन। ब्राह्मणी रिवोल्यूशन, लेडी फिंगर प्रोडक्शन। रेनबो रिवोल्यूशन, रेनबो इंद्रधनुषी क्रांति बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स। ये आपका बाइलिंगुअल हो गया है सारा काम। कल थोड़ा सा आपका जो है ये और होगा, ये वाला टॉपिक ये और होगा, अभी जो है कल थोड़ा सा और होगा, आधा घंटे, फिर आपको उसी के साथ कोई मैं नया टॉपिक ऐड करके पढ़ा दूंगी। ओके, आज का सेशन कैसे लगा ज़रूर बताइए। आज के इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से याद कर लेना सारी चीज़ें, और मैं आपका ना संडे में टेस्ट लूँगी, आप बेफिक्र रहिएगा, सारा कुछ अच्छे से पढ़ा के। हाँ, अभी आप ना याद करते हुए चलो चीज़ें, टेस्ट तो मैं लूँगी ही, टेस्ट तो हो गई। चलिए तो बड़ी पढ़ लीजिएगा।